मैं बुक के अंदर एक ऐसी नॉवल में आ गया था जहां मैं एक बेचारा और बदकिस्मत का मोहरा कैनन फॉडर मेल कैरेक्टर था। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड का दिल आगे चलकर पक्का मेल लीड पर आ जाएगा और वो मुझे रास्ते से हटा देगी, तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने पहले ही चाल चलने का फैसला किया। उस रात जब उसे ड्रग दिया गया था और उसे कायदे से मेल लीड के साथ होना चाहिए था, मैंने मौके का फायदा उठाया और खुद को उसकी जगह रख दिया। सुबह मैंने एक परफेक्ट ड्रामा सेट किया। दरवाजा खोलकर जैसे ही मैंने लियू रुयान के शरीर पर वो निशान देखे, मेरी आंखें तुरंत भर आईं। मेरे पीछे से आवाज आई, लियू रुयान, तुम सच में बहुत गिरी हुई निकली। लियू रुयान ने आगे बढ़कर सफाई देने की कोशिश की, पर मैं कुछ कदम पीछे हट गया और उसका हाथ झटक दिया। लियू रुयान, इसी को तुम ऑफिशियल ट्रिप कह रही थी? उसने घबराकर कहा। बाबू, ऐसा नहीं है। तुम जानते हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। ये सुनकर मैंने दुखी होने का नाटक करते हुए चिल्लाकर कहा, बस करो, अपने शरीर के इन निशानों को देखो, अब और क्या झूठ बोलोगी? वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वो बस रोती हुई आंखों से मिन्नतें करने लगी। लेकिन मैंने बिना किसी रहम के कहा, ब्रेकअप करते हैं। ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। इतना कहकर मैं वहां से ऐसे निकला जैसे अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं। पुराना चैप्टर क्लोज, तभी तो नया शुरू होगा। ऐसी चीटर लड़की के लिए रोना बेकार है। मेरा दोस्त जो हमारे साथ था कहने लगा, मैं तो पहले तुम दोनों के बचपन के प्यार से जलता था कि वो बचपन से तुम्हारे पीछे पागल थी। मुझे लगा वो बहुत लॉयल है, पर सब दिखावा था। उसकी बातें सुनकर मैंने डिप्रेशन में आने का पूरा ढोंग किया और अपने दोस्त को गले लगाकर रोने लगा। मैं उससे बहुत प्यार करता था यार, पर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? दोस्त ने मुझे संभालते हुए कहा, गुचैन, अब चाहे जितना भी प्यार हो पर मूव ऑन करना होगा। उसने धोखा दिया है और जो एक बार ऐसा करता है वो बार बार करेगा। पर बेचारे दोस्त को क्या पता था कि लियू रुयान ने एक्चुअली कोई धोखा नहीं दिया था। ये सब तो मेरा ही बुना हुआ जाल था। इस कहानी की शुरुआत 3 महीने पहले हुई थी, जब सड़क पर चलते हुए मेरी टक्कर एक लड़के से हुई। उसी रात मुझे एक अजीब सा सपना आया, जिससे मुझे पता चला कि मैं जिस दुनिया में हूं वो असल में एक नॉवल है। लियू रुयान इस कहानी की फीमेल लीड है, पर मैं उसका हीरो नहीं हूं। मेरा नाम जीयू चेन है और मैं सिर्फ एक साइड रोल हूं जो विलन की तरह खत्म होगा, जबकि असली हीरो वही लड़का है जिससे मैं दिन में टकराया था। उसका नाम था जी बोडी। स्क्रिप्ट के मुताबिक लियू रुयान को उसके साथ रहने पर समझ आता कि हमारे बचपन का रिश्ता प्यार नहीं, सिर्फ एक आदत थी। वो धीरे धीरे जीबो डी से प्यार करने लगती और मेरा पजेसिव होना मुझे विलेन बना देता, जिससे मैं बार बार हीरो को नुकसान पहुंचाता और लियू रुयान की नजरों में गिर जाता। यहां तक कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे चक्कर में उस हीरो के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते और एंड में हमारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाता। पहले तो मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से मैं और लियू रुयान जहां भी जाते, जीबोडा किसी न किसी बहाने वहां मौजूद रहता। हम शॉपिंग करने जाते तो वो सड़क पर पैम्फलेट बांट रहा होता, हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते तो वो वहां वेटर की जॉब कर रहा होता। यहां तक कि जब मैंने जानबूझकर अपना कॉलेज बदला और लियू रुयान का एडमिशन पड़ोसी राज्य की यूनिवर्सिटी में कराया, तब भी वो किस्मत के खेल की तरह वहीं पहुंच गया। वो न सिर्फ उसी कॉलेज में आया, बल्कि जादुई रूप से लियू रुयान के ही सेम कोर्स और सेम क्लास में आ गया, जैसे सब कुछ पहले से फिक्स हो। कॉलेज शुरू होने के बाद से मैंने कई बार देखा कि कभी चलते चलते उसका लियू रुयान से एक्सीडेंट हो जाता, कभी उसकी साइकिल लियू रुयान की स्कूटी से टच हो जाती, तो कभी कुछ गुंडे उसे पीट रहे होते और लियू रुयान ठीक उसी वक्त वहां मसीहा बनकर पहुंच जाती। मजेदार बात यह थी कि लियू रुयान के सिर्फ वहां खड़े होने से ही वो गुंडे डरकर भाग जाते और जीबो डी उसे अपनी लाइफ का रक्षक मानकर अपने हाथ के बने बिस्कुट गिफ्ट करने लगता। हालांकि लियू रुयान हमेशा उसके इस बर्ताव को इग्नोर करती और उसके गिफ्ट्स रिजेक्ट कर देती, लेकिन ये सब देखकर मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलती थी, बल्कि मेरा डर और ज्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि नॉवल की कहानी में भी उसने शुरुआत में जीबो डीए को ऐसे ही इग्नोर किया था। जीबोडा मेरे लिए एक टाइम बम की तरह बन चुका था, जो मुझे लगातार याद दिला रहा था कि मेरी लाइफ कभी भी तबाह हो सकती है। मेरी लियू रुयान मुझसे छीन ली जाएगी और मैं चाहे उनके बीच के कनेक्शन को कितना भी रोकने की कोशिश करूं, वे हमेशा किसी न किसी दूसरे तरीके से मिल ही जाएंगे। बुक के मुताबिक लियू रुयान का जीबो डी की तरफ अट्रैक्शन एक कार एक्सीडेंट से शुरू होने वाला था, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने उसी दिन लियू रुयान को घर से बाहर जाने से रोकने का फैसला किया। लियू रुयान को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा मैं बस बेड पर आलस कर रहा हूं। उसने मुझे कंबल से बाहर खींचकर किस किया और बोली, बाबू, अगर अब भी नहीं उठे तो लेट हो जाओगे। मैंने उसे बेड पर दबाते हुए कहा, रुयान, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, बस घर पर मेरे साथ रहोगी, ठीक है? उसने हंसते हुए कहा, बाबू, तुम कितने पॉजिटिव हो रहे हो, लेकिन मेरा तो क्लास जाने का मन है, अब क्या करें? अनलेस तुम मुझे घर पर रुकने की कोई इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वजह बताओ। मैं उसकी बदमाशी तुरंत समझ गया। वो मुझे किस करने के लिए आगे बढ़ी, पर मैंने अपने हाथ से उसे रोक दिया तो उसने मेरे हाथ के पीछे ही किस कर लिया। उसके इस तरह चिढ़ाने से मुझे गुदगुदी होने लगी। मैं वापस कंबल में छिपने की कोशिश करने लगा, पर उसने मुझे पकड़कर दीवार से सटा दिया। काफी देर तक मस्ती करने के बाद आखिरकार उसने मुझे छोड़ा। खैर, एंड में उसने मेरी बात मान ही ली और पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकली।
मुझे लगा कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन अगले दिन जब लियू रुयान कार से मुझे कॉलेज ले जा रही थी, तभी एक अनकंट्रोल गाड़ी हमारी तरफ तेजी से आई और उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता। लियू रुयान ने मुझे बचाने के लिए ऐन मौके पर कार को ऐसे मोड़ा कि खुद को सबसे ज्यादा खतरे में डाल दिया। एक्सीडेंट के बाद मुझे बस हल्का सा सिरदर्द था और कोई चोट नहीं आई थी, पर लियू रुयान पूरी तरह खून से लथपथ थी। जब लोग हमें गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे, तब मैंने भीड़ में जीबोडीए को लियू रुयान को फर्स्ट एड देते हुए देखा। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि मेरी सारी कोशिशें बेकार थीं। मेल लीड और फीमेल लीड का मिलना और प्यार में पड़ना पहले से तय था, और लियू रुयान सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि जीबोडीए ने टाइम पर सही मेडिकल हेल्प दे दी थी। लियू रुयान के पेरेंट्स उसके इस एहसान से इतने इमोशनल हो गए कि उसकी गरीबी और बेबसी देखकर उसे अपना गोद लिया हुआ बेटा गॉडसन बनाने को तैयार हो गए। पर जीबोडी ने घबराते हुए मना कर दिया और बोला, आंटी, अंकल, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लियू रुयान ने पहले मेरी जान बचाई थी, तो मेरा फर्ज था उनकी मदद करना। लियू रुयान के पापा ने हैरान होकर कहा, अच्छा, रुयान ने तुम्हारी जान बचाई थी? हा हा हा, तुम दोनों के बीच तो सच में बहुत गहरा कनेक्शन है। उनकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया। जीबोडीए को देखकर मेरे मन में अजीब सी नफरत जागने लगी कि जो लड़की बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई, उसे यह मेल लीड सिर्फ हीरो होने के टैग से इतनी आसानी से कैसे छीन सकता है। मुझे अब जाकर समझ आया कि बुक का वो विलेन जिऊ चेन आखिरकार इतना बुरा क्यों बना था, क्योंकि अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को छिनते देखना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन मैं नॉवल वाले उस दर्दनाक एंडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और न ही जीबोडीए से फालतू का पंगा लेकर लियू रुयान की नजरों में खुद को विलेन बनाना चाहता था। इसलिए मैंने हार मान ली। प्यार दोबारा मिल सकता है, पर जान चली गई तो सब खत्म। एक सेफ ब्रेकअप के लिए और लियू रुयान के दिल में हमेशा के लिए एक गिल्ट छोड़ने के लिए मैंने ये चीटिंग का पूरा ड्रामा प्लान किया। जब मुझे पता चला कि लियू रुयान अपने ऑफिशियल ट्रिप पर हाइचिंग गई है और वहां उसे ड्रग देकर धोखे से जीबोडीए के साथ सुलाने की साजिश रची गई है, तो मैंने उससे पहले वहां पहुंचने का डिसीजन लिया। मैं जीबोडीए के आने से पहले ही होटल रूम में गया और बेहोश लियू रुयान को अपने साथ ले आया। होटल के कमरे में लाने के बाद वो कहीं बीच में होश में आकर मुझे पहचान न ले, इसलिए मैंने एक टाई से उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। ये सब करते हुए मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि लग रहा था दिल बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। वो नशे की हालत में तड़पते हुए मेरा नाम ले रही थी, गू चेन बाबू। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर आज मेरी जगह यहां जीबोडीए होता तो वो भी इसी हालत में होती। इसी गुस्से और जलन में मैंने उसके गले पर अपने दांतों से पागलों की तरह कई निशान छोड़ दिए। सब कुछ खत्म करने के बाद मैं तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागा। जब सही टाइम हो गया और लियू रुयान के होश में आने का वक्त आया, तो मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर उस होटल रूम में पहुंच गया ताकि सब अपनी आंखों से ये चीटिंग का ड्रामा देख सकें। लियू रुयान के पास कोई लड़का था या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके शरीर पर बने वो निशान ऐसे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस झूठे और मनगढ़ंत अफेयर के जाल में लियू रुयान ऐसी फंसी कि वो अपनी बेगुनाही साबित ही नहीं कर पाई। सब कुछ बिल्कुल मेरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ। एंड में वो सबकी नजरों में एक चीटर बन गई और मैं वो बेचारा आशिक जिसका दिल बेरहमी से तोड़ा गया था। हाइचिंग से लौटने के बाद मैं सीधे अपने घर आया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दुखी होना एकदम सच था, क्योंकि जिस लड़की से बचपन से प्यार किया हो उसे ऐसे छोड़ देना कोई आसान बात नहीं थी। पर साथ ही अंदर एक गिल्ट भी था कि मैंने बुक की कहानी के बेस पर उसे बिना गलती के इतनी बड़ी सजा दे दी थी। मम्मी पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें बस यही लग रहा था कि लियू रुयान ने मेरे साथ धोखा किया है। लेकिन सच सिर्फ मैं जानता था कि लियू रुयान बेकसूर थी। उसने मुझे लगातार कई फोन किए, पर मैंने एक भी कॉल अटेंड नहीं की, जिसके बाद वो सीधे मेरे घर आ पहुंची और मुझसे मिलने की भीख मांगने लगी। मैं पहले से जानता था कि इस तरह अचानक हुए ब्रेकअप को वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं बुक की तरह धीरे धीरे उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा करता, तो वो टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कई दिनों तक लगातार हमारे घर के बाहर आकर खड़ी रहती थी, पर मम्मी पापा को पता था कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता, इसलिए उन्होंने उसे कभी अंदर नहीं आने दिया। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो कई घंटों तक भीगती रही, पर वहां से हिली तक नहीं। मम्मी पापा ने उसे बचपन से पाला था, तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने उसे घर के अंदर बुला लिया। अब मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर से उसकी रोने और मिन्नतें करने की आवाजें आ रही थीं। बाबू, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मेरी ही गलती थी। मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी और खुद को गंदा नहीं करना चाहिए था। प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। मैंने खुद को बहुत साफ किया है बाबू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आवाज रोने की वजह से कांप रही थी। क्या तुम मुझसे तब मिलोगे जब मैं इस बदन की चमड़ी ही उधेड़ दूं? मैं जानता था कि वो पागलपन में ऐसा कर सकती है, इसलिए मैंने मजबूर होकर दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पूरी तरह भीगे हुए किसी लाचार पपी जैसी लग रही थी। उसने मुझे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मुझे छूने से ठीक पहले उसने डरकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। मैंने उसकी गर्दन और हाथों पर देखा।
वहां अजीब से लाल निशान थे, जैसे उसने खुद को बहुत बेरहमी से रगड़कर साफ करने की कोशिश की हो। यहां तक कि जहां बाइट मार्क्स थे वहां की स्किन भी छिल चुकी थी। बाबू, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? मैंने खुद को संभालते हुए कहा। लियू रुयान, मेरे बिना भी तुम किसी और से प्यार कर सकती हो, अब इस जिद को छोड़ दो। उसने तड़पते हुए कहा, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तो फिर जी बोदने, क्या तुम सच में कह सकती हो कि उसके आने से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा? लियू रुयान ने तुरंत इस बात को नहीं नकारा और उसका ये साइलेंस देखकर मुझे समझ आ गया कि मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ देखते हुए फाइनल डिसीजन सुनाया। लियू रुयान, अच्छा होगा कि हम शांति से अलग हो जाएं। वो रोते हुए सिर हिलाने लगी। ऐसा नहीं है बाबू, मेरी बात सुनो। मैंने बात काटते हुए कहा। लियू रुयान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, कम से कम हमारे रिश्ते के एंड को तो गंदा मत करो। इतना कहकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि मैं उसका वो रोता हुआ चेहरा और नहीं देख सकता था। मैं दरवाजे से सटकर फर्श पर बैठ गया। बाहर उसके फूट फूट कर रोने और दीवार पर गुस्से में मुक्के मारने की आवाजें आ रही थीं। तुम इतने पत्थरदिल कैसे हो सकते हो गुचैन? मैं उसका ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाला ड्रामा और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने उसके पेरेंट्स को मैसेज करके उन्हें उसे ले जाने के लिए कह दिया। इसके तुरंत बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए फॉरेन जाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। लियू रुयान वहां से कब गई मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि मुझे सीरियस निमोनिया हो गया था। अच्छा हुआ कि सही टाइम पर इलाज मिल गया। मम्मी ने जैसे ही मुझे होश में देखा, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, अंश, अब और मत रो, मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैंने मम्मी को किसी तरह शांत कराया और फिर विदेश जाकर पढ़ाई करने की बात उनके सामने रखी। मेरी बात सुनकर पापा एकदम हैरान रह गए। वो कुछ कहना चाहते थे, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। मम्मी ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर उन्हें मेरे लिए किचन से कुछ खाने को लाने के लिए भेज दिया। जब कमरे से सब चले गए तो मम्मी मेरे पास चेयर पर आकर बैठ गईं। उनका चेहरा इस वक्त काफी सीरियस था। अंश, आखिर बात क्या है? तुम किस परेशानी में हो? मम्मी की बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने बात को घुमाने की कोशिश की, पर तभी मम्मी ने मेरी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। उसमें हाइचिंग में मेरी एक एक पल की एक्टिविटी और लोकेशन की डिटेल्स थीं। ये देखकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि जो चीजें मम्मी पता लगा सकती थी वो लियू रुयान भी आराम से ढूंढ सकती थी। अभी लियू रुयान का पूरा ध्यान सिर्फ मुझे वापस पाने पर था, इसलिए उसका दिमाग इस तरफ गया ही नहीं कि उसके साथ ये गेम किसने खेला है, और उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस रात वो लड़का मैं था। पर जब उसका ये पागलपन शांत होगा तब वो सच का पता लगा ही लेगी। मैंने डरते हुए धीरे से कहा, मम्मी, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, मम्मी मेरा मतलब समझ गईं और बोली, मैंने सब संभाल लिया है। लियू परिवार की वो लड़की कभी कुछ पता नहीं लगा पाएगी। मम्मी की बात सुनकर मुझे एक बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम मेरे बेटे हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। नॉवल में भी मेरे मम्मी पापा ऐसे ही थे, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए जीबोडी को धमकाया और उसे दूर भगाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसका अंजाम यह हुआ कि हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद मम्मी को उस नॉवल की पूरी कहानी सुना दी। बस मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि आगे चलकर जीबोडी की वजह से मेरी मौत होने वाली थी। मम्मी मेरी बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गईं। मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरी कहानी पर यकीन हुआ या नहीं, पर उन्होंने मेरे विदेश जाने के प्रोसेस को और तेज करवा दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा और देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब लियू रुयान और जीबोडी की शादी होने वाली थी। हालांकि मैं हमेशा उनकी खबरों से दूर रहने की कोशिश करता था, पर हमारा फ्रेंड सर्कल सेम होने की वजह से उनकी बातें मेरे कानों तक पहुंच ही जाती थीं। ये सुनकर मेरे दिल पर रखा वो भारी पत्थर आखिरकार हट गया। सब कुछ अब बिल्कुल शांत हो चुका था। मेरे जैसा विलेन जब उनकी लाइफ से हट गया तो वे दोनों आखिरकार एक हो ही गए। भले ही इस सब में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, पर अब मैं बिना किसी डर के अपने देश वापस लौट सकता था। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने एक कैजुअल कपड़ों में खड़ी लड़की पर मेरी नजर पड़ी। गुचैन, वेलकम बैक। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ हिलाया और मुझे एक बुके गिफ्ट किया। मैं कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया, फिर मुझे याद आया कि ये यन शाओशी है जिससे मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाना चाहते थे। भले ही ये एक बिजनेस अरेंजमेंट था, पर मम्मी पापा ने मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखा था और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे पहले ही दे दिया था। मेरी उससे कुछ टाइम से बात चल रही थी। वो दिखने में बहुत सिंपल, खूबसूरत और काफी शांत नेचर की लड़की थी। मैंने स्माइल करते हुए बुके लिया। थैंक यू, मुझे ये बहुत पसंद आया। उसने हंसते हुए मेरा लगेज पकड़ लिया। तुम्हें पसंद आया, बस काफी है। मैं उसके साथ पार्किंग की तरफ जाने के लिए लिफ्ट की ओर मुड़ा ही था कि अचानक मेरी नजर लियू रुयान से टकरा गई। मैं अपनी जगह पर एकदम सुन्न हो गया, जैसे मेरी नसों का खून जम गया हो। आज की लियू रुयान पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा बेहद संजीदा था। वो पहले से ज्यादा टॉल और गजब के एटीट्यूड में दिख रही थी। उसकी आंखों में अब मेरे लिए कोई प्यार या सॉफ्टनेस नहीं थी, बल्कि वो बर्फ की तरह ठंडी थीं।
वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका हर एक कदम मेरे उस दिल पर पड़ रहा था जिसे मैं कब का दफना चुका था। उसका वो भारी प्रेशर देखकर मेरे कदम अपने आप पीछे खींचने लगे। तभी अचानक एक लड़के की आवाज गूंजी जिसने उस दम घोटने वाले सन्नाटे को तोड़ दिया। रुयान, मैं यहां हूं। क्या तुम्हें मेरा बहुत वेट करना पड़ा? इस आवाज को पहचानने के लिए मुझे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी। ये पक्का जीबोडा ही था। लियू रुयान के कदम वहीं रुक गए और व्हाइट सूट पहने जीबोडा उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने कहा था ना कि ड्राइवर आ जाएगा, तुम्हें खुद आने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चा हूं क्या? उसकी बातों में एक झूठा गुस्सा था, पर चेहरे पर साफ खुशी चमक रही थी। मेरे हाथ में जो गुलाब के फूल थे उन्हें मैंने इतनी जोर से भींचा कि उनके कांटे मेरी हथेलियों में चुभने लगे। एक वक्त था जब लियू रुयान मेरे लिए भी ऐसी ही थी। मैं चाहे कितनी भी दूर जाऊं, वो मुझे ड्रॉप करने आती थी और मेरे वापस आने पर अपना सारा काम छोड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाती थी। पर अब ये हक मेरा नहीं रहा था। इसी पल मुझे इस कड़वे सच का एहसास हुआ कि 4 साल बाद भी मैं लियू रुयान को अपने दिल से पूरी तरह नहीं निकाल पाया था। मैंने जबरदस्ती अपनी नजरें वहां से हटाईं और यन शाओशी की तरफ देखकर एक झूठी स्माइल के साथ कहा, चलो चलें, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। यन शाओशी ने उनकी तरफ एक फॉर्मल नोट किया और मुझे लेकर आगे बढ़ने लगी। तभी पीछे से जीबोडीए ने हैरान होने का नाटक करते हुए मुझे आवाज दी, गू चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आ जाओगे। तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। वैसे ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। इतना कहकर उसने 2 वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैं और रुयान शादी कर रहे हैं। तुम तो हमारे पुराने क्लासमेट हो। शादी में जरूर आना, हमारा मान रखना। मैंने अंदर की हलचल को छिपाते हुए नॉर्मल दिखने की कोशिश की और कार्ड्स ले लिए। श्योर, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद मैंने स्माइल करते हुए उन्हें बाय कहा। इस पूरी बातचीत के दौरान गू चेन की तरफ देखते हुए लियू रुयान ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस वहां चुपचाप खड़ी रही। जैसे ही मैं और यन शाओशी लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट का दरवाजा बंद होने के ठीक आखिरी पल में मेरी नजर लियू रुयान पर पड़ी। वो मुझे ही घूर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का और मैं तुरंत साइड में होकर उसकी नजरों से छिप गया। यन शाओशी ने पूछा, क्या हुआ गू चेन? मैंने नामे सिर हिला दिया, पर मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई थी। मेरे इंडिया वापस आने की खबर दोस्तों के ग्रुप में आग की तरह फैल गई तो पुराने दोस्तों के साथ एक गेट टुगेदर तो बनता ही था। जब सब दोस्त इकट्ठा हुए और सबने एक दूसरे का हालचाल जान लिया तो बातें गॉसिप पर आ गईं। गू चेन, सच सच बता, क्या तू यहाँ शादी रुकवाने और दुल्हन भगाने आया है? अगर तेरा ऐसा कोई प्लान है तो बोल, हम सब तेरे साथ हैं। लियू रुयान को वापस छीन लाएंगे। उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया। अरे नहीं यार, मेरे और लियू रुयान के बीच सब कब का खत्म हो चुका है। तुम लोग प्लीज ऐसा कुछ मत करना। ये सुनकर दोस्तों ने एक ठंडी सांस ली। भाई, मैं इस बात पर यकीन कर सकता हूं कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी, पर तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, ये सोचना भी इम्पॉसिबल था। आखिर उस वक्त हुआ क्या था? लियू रुयान को अचानक उस जीबोडा से कैसे प्यार हो गया? तुम दोनों के बीच कोई गलत फहमी हुई थी या उस जीबोडे ने बीच में आकर गेम खेल दिया? वे एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे और मुझे याद दिला रहे थे कि लियू रुयान मुझे कितना चाहती थी। हम किंडरगार्टन से कभी अलग नहीं हुए थे। वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, पर उसने मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह लाड़ प्यार से रखा था। स्कूल में जब टीचर्स बाकी बच्चों को खुद से खाना खाने के लिए कहते थे तो मेरे मामले में ये रूल कभी काम नहीं करता था, क्योंकि लियू रुयान मेरा सारा काम खुद करती थी। मुझे खाना खिलाना, दूध पिलाना और यहां तक कि सुलाना भी। मुझे लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम आती, मैं बस एक बार चिल्लाता लियू रुयान और वो आकर सब ठीक कर देती थी। तभी ग्रुप में से एक दोस्त ने मजाक में कहा, जो मर्द अपनी औरत को संभाल न पाए वो पूरी तरह लूजर है। उसकी ये बात सुनकर सबको अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा बोल रहा है। बाकी दोस्त मुझसे इस बात को क्लियर करने के लिए पूछने लगे, पर मेरा इस टॉपिक पर बात करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए मैं वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से उठ गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो अचानक मैं किसी के सीने से टकरा गया और उस टच से मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान यहां होगी। मैं घबराकर पीछे हटा और वहां से निकलने लगा, पर तभी उसकी गहरी और भारी आवाज आई, बाबू, 4 साल बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते? इस पुराने नाम को सुनते ही मेरे कदम वहीं रुक गए और मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसकी तरफ पीठ किए हुए ही कहा, मिस लियू, आपकी शादी होने वाली है। आपको अपने मंगेतर के लिए वफादार रहना चाहिए। मुझे इस तरह बुलाना आपको शोभा नहीं देता। इतना कहकर मैं जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से उसने मुझे कसकर गले लगा लिया और उसी पल एक रुमाल से मेरा मुंह और नाक दबा दिया गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बेड पर लेटा हुआ था। उस कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था और चारों तरफ की दीवारें पूरी तरह बंद थीं। पूरा कमरा एकदम सफेद और अजीब सा चमक रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और लियू रुयान अंदर आई। उसे देखकर मुझे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। कमरे का ये डरावना माहौल और लियू रुयान का ये बदला हुआ रूप देखकर मेरा दिल बैठने लगा। मैं बेड से उठकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में पूछा, लियू रुयान, ये सब क्या है? तुम क्या कर रही हो?
वो पागलों की तरह अपनी दीवानी आंखों से मुझे देखते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और बोली, बाबू, मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। मैंने गुस्से में कहा, लियूरुयान, पागल मत बनो, मुझे यहां से जाने दो, अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा एकदम डरावना और ठंडा हो गया। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हारे दिमाग में मेरे अलावा बाकी सब क्यों रहते हैं? तुमने उस दूसरी लड़की को देखकर स्माइल क्यों की? तुमने उसके दिए हुए फूल क्यों लिए? तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? इतना बोलते ही अगले ही पल उसने मुझे दोबारा बेड पर धक्का दे दिया और मेरे ऊपर आ गई। बाबू, तुम बहुत बिगड़ गए हो, अब मुझे तुम्हें सजा देनी ही होगी। जैसे उसने खुद को पूरी तरह मना लिया हो, वो पागलों की तरह मुझे किस करने लगी। उसका तरीका इतना वाइल्ड और रफ था कि उसमें जरा भी केयर नहीं थी। दर्द के मारे मैंने उसके होंठ पर अपने दांत गड़ा दिए और आंखों में आंसू लिए चिल्लाया, दूर हटो मुझसे। मेरी आंखों में आंसू देखते ही वो एकदम ठिठक गई और अगले ही पल उसने बेड से पीछे हटकर खुद के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बाबू, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, ठीक है? मैंने कहा, तो मुझे यहां से जाने दो। ये सुनते ही वो फिर से खामोश हो गई। लियूरुयान, क्या तुम मुझे जिंदगी भर यहां कैद करके रखने का प्लान बना रही हो? उसने धीरे से कहा। बाबू, ऐसा नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, पर अच्छी बात यह थी कि उसने मेरे फोन से मम्मी पापा को कोई बहाना बनाकर मैसेज कर दिया था। जब मुझे लगा कि मेरी मिसिंग होने की खबर से वो पैनिक नहीं होंगे तो मेरा डर थोड़ा कम हुआ। लियूरुयान अब भी मेरा वैसे ही ख्याल रख रही थी जैसे पहले रखती थी, बस उसने मुझे बंद कर रखा था। बाकी मेरा खाना पीना और कपड़े सब मेरी पसंद के थे। यहां तक कि जब मैंने उस बिना खिड़की वाले कमरे में रहने से मना किया तो उसने मुझे पूरे विला में कहीं भी घूमने की आज़ादी दे दी। लेकिन जैसे जैसे उसकी और जीबोडी की शादी की डेट पास आ रही थी, मुझे रिहा करने का उसका कोई इरादा नहीं दिख रहा था। इस हालत ने मुझे लियूरुयान के पिंजरे में बंद एक कैदी बर्ड जैसा बना दिया था। और अजीब बात यह थी कि वो एक तरफ मुझे कैद रखे हुए थी और दूसरी तरफ जीबोडी के साथ अपनी शादी की तैयारियों में भी बिजी थी। इस वजह से जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करती, मुझे उससे और ज्यादा नफरत होने लगती थी। एक रात जब वो फिर से मेरे बेड के पास सोने की जिद करने लगी तो मैं उस पर चिल्ला उठा, लियूरुयान, क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती? तुम मुझे बहुत चीप लगती हो, समझी? मेरी बात सुनकर वो कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई और फिर अचानक अपने कपड़े उतारने लगी। मैं डर के मारे तुरंत बेड से नीचे उतरा। लियूरुयान, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम इस वक्त ये क्या बकवास कर रही हो? पर वो जैसे पूरी तरह बहरी हो चुकी थी। उसने मेरी बात पर ध्यान दिए बिना अपने कपड़े उतारना जारी रखा। मैं ये सब भला कैसे देख सकता था? मैंने तुरंत अपनी नजरें घुमाई और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, पर दरवाजे पर पासवर्ड लॉक था जिसे मैं खोल नहीं सकता था। मुझे लगा कि वो शायद मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने वाली है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बस एक साइको की तरह बेहद लाचार होकर गिड़गिड़ाने लगी। बाबू, मेरी तरफ देखो, मैंने खुद को इतने सालों तक साफ किया है, मैं अब गंदी नहीं हूं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मैं था, इसलिए अंदर से मुझे गिल्ट फील हो रहा था। पर अब वो जीबोडे से शादी करने जा रही थी, इसलिए मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। सपाट आवाज में मैंने कहा, तुम गंदी हो या साफ, इससे मेरा क्या लेना देना? तुम्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जीबोडे को इस बात से कोई प्रॉब्लम है या नहीं। पर मेरी इस बात ने जैसे उसके अंदर की आग को भड़का दिया। जो लड़की अभी पैर पकड़कर रो रही थी, वो अचानक एकदम खूंखार और ठंडी हो गई। उसने जबरदस्ती मेरा चेहरा घुमाया और अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तो इससे तुम्हारा लेना देना क्यों नहीं होगा? अगर मैं गंदी हुई थी तो तुम्हें मुझे सजा देनी चाहिए थी, पर तुमने तो मुझे सीधे अपनी लाइफ से लात मार दी। क्या तुम मुझसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते? उसकी ये सनक देखकर मैं अंदर से कांप गया। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। जब उसने मेरे हाथ में एक तेज चाकू थमा दिया तो मेरा शक हकीकत में बदल गया। बाबू, तुम मुझे पनिश करो ना प्लीज। जहां जहां उस रात उस लड़के ने बाइट किया था, मुझे वो सब याद है। हम उस स्किन को ही काटकर अलग कर देते हैं प्लीज। मैंने चिल्लाकर कहा, लियूरुयान, होश में आओ। मैंने पूरी ताकत से उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की, पर वो इस जिद पर अड़ी थी कि अगर मैं उस पर गुस्सा नहीं कर रहा या उसे सजा नहीं दे रहा तो इसका मतलब मैं उससे प्यार नहीं करता। चाकू की नोक से उसकी गर्दन पर हल्की सी खरोंच आ गई और वहां से खून बहने लगा। रेड ब्लड देखकर मैं गुस्से और डर से पागल हो गया। बस करो, वो सारे निशान उस रात मैंने ही बनाए थे। तुम बिल्कुल गंदी नहीं हो। ये सच बोलने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा कि अब वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाएगी और पूछेगी कि मैंने उसके साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों किया। लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वो अब भी खुद को नुकसान पहुंचाने की जिद कर रही थी। मेरे पास ये सोचने का टाइम नहीं था कि वो मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही। मैं बस उसका ये पागलपन रोकना चाहता था। लियूरुयान, अगर तुम अभी के अभी अपने कपड़े पहनकर तमीज से नहीं बैठी तो इस कमरे से दफा हो जाओ। मेरा ये ऑर्डर सुनते ही उसने तुरंत सीधे बच्चों की तरह अपने कपड़े पहन लिए। बाबू, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना?
क्या मैं यहाँ बेड के पास नीचे सो सकती हूँ? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खुद को कंबल में पूरी तरह लपेट लिया। बाबू सुनो ना, मैंने बेड के पास कुछ हलचल सुनी और मन ही मन सोचा कि ये लड़की सच में पूरी तरह साइको हो चुकी है। अच्छा भला बेड छोड़कर जबरदस्ती नीचे जमीन पर सो रही है। उस रात मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही थीं कि मैं ठीक से सो नहीं पाया। इसलिए आधी रात को जब लियू रुयान दबे पांव कमरे से बाहर निकली तो मुझे तुरंत पता चल गया और मैं भी चुपके से उसके पीछे पीछे चल दिया। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि लियू रुयान के इस विला में एक सीक्रेट बेसमेंट भी था, पर बदकिस्मती से उसका दरवाजा एक पासवर्ड लॉक था। लियू रुयान जैसे ही अंदर गई दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया, इसलिए मेरे पास वापस अपने कमरे में आकर सोने का नाटक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लगभग 2 घंटे बाद लियू रुयान वापस लौटी। उस घने अंधेरे में उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे अपने होंठों से छुआते हुए किस किया। बाबू बस सब कुछ खत्म होने वाला है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या खत्म होने वाला है, पर मैं इतना समझ गया कि इसका कनेक्शन पक्का उसी बेसमेंट से है। इसलिए अगले दिन जब लियू रुयान किसी काम से बाहर गई तो मैं सीधे उस बेसमेंट के गेट पर पहुंच गया। वो 6 डिजिट का एक पासवर्ड लॉक था। मैंने पहले लियू रुयान का बर्थडे ट्राई किया, फिर अपना बर्थडे डाला, यहां तक कि हमारे रिलेशनशिप से जुड़ी कई खास डेट्स भी डालकर देखी, पर लॉक नहीं खुला। एंड में जब मैंने हमारे ब्रेकअप की डेट एंटर की तो एक क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। ये बेसमेंट उस सफेद कमरे जैसा नहीं था जहां उसने मुझे कैद किया था। ये जगह बेहद अंधेरी, ठंडी और डरावनी थी, जैसे कोई आदमखोर जानवर मुंह खोले खड़ा हो। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा मुझे वहां एक बड़ी सी चेयर दिखाई दी जिस पर इंसानों को बांधने वाली बेल्ट्स लगी थीं। पास ही में शॉक देने वाली मशीनें, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और कई तरह के इंजेक्शन और दवाइयां रखी थीं। ये सब देखकर मेरा दिल दहल गया और मैंने अंदाजा लगाया कि ये किसी का मेंटल ट्रीटमेंट करने की जगह है। इसका मतलब लियू रुयान सच में दिमागी रूप से बीमार थी। पर वहां की सारी चीजें खंगालने के बाद भी मुझे कोई ऐसा पेपर नहीं मिला जिससे पता चले कि उसे एक्चुअली क्या बीमारी है। इसलिए मैंने सब कुछ वैसे ही वापस सेट कर दिया ताकि मौका मिलते ही सीधे लियू रुयान से पूछ सकूं। लेकिन मैं जैसे ही बेसमेंट से ऊपर आया सामने जी बोडा खड़ा था। उसे अचानक वहां देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहां तक पहुंच जाएगा। जीबोडा ने मुझे बहुत नीची नजर से देखा और एटीट्यूड में बोला, गुचेन तुम सच में किसी भूत की तरह पीछे ही पड़ गए हो। एक साइड रोल, सपोर्टिंग कैरेक्टर होने के नाते तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, वरना तुम्हारा एंड बहुत बुरा होने वाला है। साइड रोल? क्या जीबोडे को पता है कि वो इस दुनिया का मेन लीड है? मैंने मन ही मन सोचा और फिर अनजान बनने का नाटक करते हुए पूछा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जीबोडा जोर से हंसा। अगर समझ नहीं आ रहा तो उस वक्त तुम देश छोड़कर क्यों भागे थे? जीबोडा ने लगभग सारे पत्ते खोल दिए थे। उसने आगे कहा, लियू रुयान का मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है, ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों में गड़ा दी। तुम साफ साफ बोलो कि चाहते क्या हो? उसने कहा, मैं बस तुम्हें ये समझाने आया हूं कि उसकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, वरना अगर वो पूरी तरह पागल हो गई तो उसकी वजह सिर्फ तुम होगे। मैंने पलटकर जवाब दिया, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं उससे दूर गया तो वो नहीं बल्कि मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर जीबोडा ने एक ठंडी हुंकार भरी। देखते हैं जब मेरी और लियू रुयान की शादी होगी तब भी तुम ऐसे ही हंस पाते हो या नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि लियू रुयान से सच कैसे उगलवाया जाए। जब वो शाम को घर लौटी तो मैंने बातों बातों में उससे पूछने की कोशिश की, पर उसने मुंह नहीं खोला। एंड में मेरे पास अपनी आखिरी चाल चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उसे शराब पिलाना। उसकी कैपेसिटी पहले से ही कम थी और 4 साल पहले वाले उस इंसिडेंट के बाद से तो उसने ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया था। इसलिए जब मैंने खुद अपने मुंह से उसे वाइन पिलाई तो वो खुद को रोक नहीं पाई और पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ गई। नशे में डूबी लियू रुयान की आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उनमें एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट और पागलपन था। बाबू मुझे और चाहिए। मैंने ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया कि वो खुद पी ले, पर उसने पूरी ढिठाई से मुझे गले लगा लिया और अपना सिर मेरे कंधे पर रगड़ते हुए बोली, नहीं बाबू खुद अपने मुंह से पिलाएगा। इस चक्कर में उसे काफी ड्रिंक करानी पड़ी और उसने मेरे लिप्स पर भी कई बार किस किया। जब मुझे लगा कि लियू रुयान अब पूरी तरह होश खो चुकी है तो मैंने सीधे पॉइंट की बात पूछी, लियू रुयान क्या तुम्हें कोई मेंटल डिसीज है? उसने तुरंत मना किया, नहीं मैं पागल क्यों होने लगी? मैंने पूछा, तो फिर उस बेसमेंट के अंदर वो सारी मशीनें और दवाइयां किस लिए है? ये सुनते ही वो अचानक मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी बाबू, मैं बहुत गंदी हो गई हूं। मेरे दिमाग में बार बार उस दूसरे लड़के के थॉट्स आते हैं। मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। मैं कसम से उसे पसंद नहीं करती, पर जबरदस्ती उसकी यादें मेरे दिमाग में फीड हो जाती हैं। वो लड़का मेरी लाइफ में किसी भूत की तरह आ गया है जो मेरे दिमाग में बैठकर 24 घंटे चिल्लाता है कि मैं उससे प्यार करती हूं, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबू से प्यार करती हूं। पर अब मैंने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया है। मेरे शरीर का एक एक कतरा उस लड़के से नफरत करता है। तुम्हारे अलावा अगर कोई भी दूसरा मर्द मुझे छूता है तो मुझे तुरंत उल्टी आ जाती है।
उसकी बातों से मुझे सब समझ आ गया था। लियू रू यान के दिमाग में उस बुक की यादें थीं जहां वो और जीबोडा साथ थे, और उन यादों का असर उस पर बहुत गहरा था। उसका दिल कहता था कि वो जीबोडी से प्यार नहीं करती, पर उसका दिमाग इस बात को सच मान चुका था कि वो जीबोडी के प्यार में पागल है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उस नॉवल के इमोशंस उसके दिमाग में फीड कर दिए हों। यही वजह थी कि जब मैंने उससे कहा कि उस रात उसके साथ होने वाला लड़का मैं था, तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो रोते हुए बोली, बाबू, मैं सच में उसे अपने दिमाग से बाहर निकाल रही हूं, तुम प्लीज मुझे मत छोड़ना, ठीक है? ये सुनकर मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से उसके लिप्स पर किस किया। लियू रुयान, अब से मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि लियू रुयान सच में जीबोडी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पर अब साफ था कि वो सिर्फ उस जबरदस्ती की स्क्रिप्ट का असर था। शादी वाले दिन सुबह सुबह ही लियू रुयान ने मुझे जगा दिया। बाबू, मैं आज किसी और से शादी करने जा रही हूं। मैंने उसकी बात सुनकर कंबल खींचा और दोबारा सोने का नाटक करने लगा। ये देखकर लियू रुयान बेड के पास खड़ी होकर मुझे बड़ी उदास नजरों से देखने लगी, पर तभी उसका फोन लगातार बजने लगा, जो शादी के फंक्शंस के लिए उसे जल्दी बुला रहे थे। मैं उस शोर से परेशान होकर उठ बैठा और बोला, तुम अभी के अभी मैरिज हॉल जाओ और जैसे सब चल रहा है वैसे होने दो, खुद से कुछ मत करना। लियू रुयान मुझे देखती रही। उसकी आंखों में बहुत लाचारी थी और मैं गहरी सोच में डूब गया। जीबोडा मुझे इंडिया में देखने से इतना डर रहा था, और मेरा यहां होना ही लियू रुयान को होश में ला रहा था। इससे साफ था कि वो इस शादी को लेकर कितना डेस्परेट था। लियू रुयान के दिमाग की वो आवाजें उसे हर हाल में जीबोडे के पास भेजना चाहती थीं, और इस पूरे खेल में फायदा सिर्फ उसका था, तो पक्का इसके पीछे उसी का हाथ था। ये शादी चाहे जैसे भी हो, मैं इसे कभी पूरी नहीं होने देने वाला था। मैंने पक्का मन बनाकर लियू रुयान को किस किया और कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ, वहां तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने मुझे बेड पर दबाकर पागलों की तरह किस किया। दोपहर को मैरिज हॉल मेहमानों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरों के सामने जीबोडी एक शानदार शेरवानी में स्टेज पर आया। लियू रुयान वहां खड़ी होकर चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी, और जैसे ही एंट्री गेट पर मैं दिखाई दिया, उसके चेहरे का वो कड़कपन पल भर में गायब हो गया और आंखें खुशी से भर आईं। मैं सबकी हैरान नजरों के बीच सीधे स्टेज पर चढ़ गया और लियू रुयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, लियू रुयान, मैं तुम्हारी शादी रुकवाने आया हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरी बात सुनते ही लियू रुयान तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, इससे बेहतर और क्या होगा? ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी मेहमानों के होश उड़ गए। जीबोडा का चेहरा गुस्से और डर से पीला पड़ गया। उसने लियू रुयान से कहा, लियू रुयान, मेरी तरफ देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझसे ही शादी करने वाली हो, समझी? पर लियू रुयान ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे नफरत करती हूं। मैं शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ ग्यू चेन से प्यार करती आई हूं। इतना कहते ही जैसे ही मैंने और लियू रुयान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, वैसे ही जीबोडे के मुंह से खून की उल्टी निकली। उसने हवा में किसी खाली जगह को देखते हुए कुछ अजीब सा बुदबुदाया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। वो सीन सच में बहुत डरावना और अजीब था। वो शादी वहीं पर हमेशा के लिए रुक गई। लियू परिवार के पेरेंट्स का बर्ताव भी एकदम बदल गया। वे मुझे अपने घर ले गए और बहुत प्यार से मुझसे माफी मांगने लगे। उन्हें खुद ये सब बहुत अजीब लग रहा था कि वे आखिर जीबोडे और लियू रुयान की शादी के लिए तैयार कैसे हो गए थे। इन 4 सालों में उन्होंने जीबोडे को अपने बेटे की तरह माना, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया और यहां तक कि उसे अपनी कंपनी में ऊंची पोस्ट भी दे दी थी। वो सब तो ठीक था, पर वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने बिना लियू रुयान की मर्जी जाने उस लड़के से उसकी शादी तय कैसे कर दी। लियू रुयान के पापा के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे वे सब किसी हिप्नोटिज्म के असर में थे। इससे मेरा शक एकदम सही साबित हो गया कि उस बुक का आखिरी चैप्टर यही शादी थी, और जैसे ही ये स्क्रिप्ट टूटी, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। शादी का ये ड्रामा खत्म होते ही जो लोग 24 घंटे जीबोडे के आगे पीछे घूमते थे, वे सब जैसे किसी गहरी नींद से जाग गए। लियू रुयान के दिमाग में गूंजने वाली वो अजीब आवाजें भी अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। हालांकि अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने के लिए एक अच्छे थेरेपिस्ट की जरूरत थी। इन सालों में वो असल जिंदगी और उस बुक की स्क्रिप्ट के बीच इस कदर फंस चुकी थी कि उसे बस इतना याद था कि मुझसे प्यार करना ही सही है, बाकी सारी चीजें उसके लिए एक भ्रम जैसी थीं। यही वजह थी कि वो अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि उस रात उसके साथ होने वाला लड़का मैं ही था। अच्छा हुआ कि उस वक्त मेरी मम्मी ने सारे सबूत छुपा दिए थे, तो मैंने वो सारी फाइल्स और डिटेल्स ले जाकर लियू रुयान के सामने रख दी। पुरानी बातों को याद करना मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा था, पर मेरे लिए लियू रुयान को ये समझाना बेहद जरूरी था कि वो बिल्कुल पाक साफ है। उन सारे सबूतों को देखने के बाद लियू रुयान की आंखें भर आईं, तो मैंने गिल्ट में उससे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, उस रात वो सब मैंने ही किया था। पर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, उसने रोते हुए मुझे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। बाबू, मैं गंदी नहीं हूं। अच्छा हुआ कि वो तुम थे। पर रोते रोते अचानक उसका मूड बदला और वो मेरे साथ शरारत करने लगी।
उस वक्त मुझे कुछ होश नहीं था और तुमने चुपके से मेरा फायदा उठा लिया। अब मैं अपना पूरा हिसाब बराबर करूंगी। हालांकि मैं जानता था कि गलती मेरी ही थी, पर इस काम में काफी एनर्जी लगने वाली थी, इसलिए मैंने बहाना बनाते हुए कहा, अरे अभी तो दिन हो रहा है, जो करना है रात को करेंगे ना। पर लियू रुयान ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो अभी के अभी चाहिए। अगले दिन जब वो शादी का ड्रामा रुक गया और बुक की कहानी पूरी तरह खत्म हो गई, तो मुझे लगा कि अब जीबो डे से कभी सामना नहीं होगा। पर किसे पता था कि वो इस हद तक गिर जाएगा कि मेरा किडनैप ही कर लेगा। उसने मुझे बांधकर सामने खड़ा किया और गुस्से में चिल्लाया, गुचेन, आखिर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? तुम चाहे जिस मर्जी रोल में रहो, वो हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुनती है। मैं तो बस अपना ये मिशन सिस्टम टास्क पूरा करके जिंदा वापस जाना चाहता था, तो वो मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती थी? उसकी इन बहकी बहकी बातों से मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जीबो डी ने असल में लियू रुयान को पटाने के लिए 2 बार ट्राई किया था। पहली लाइफ में उसने सिस्टम का यूज करके मेरी और अपनी बॉडी एक्सचेंज कर ली थी, ताकि वो लियू रुयान के साथ बचपन से बड़ा हो सके। पर उस जन्म में भी लियू रुयान को उससे प्यार नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे उस रूप से प्यार करने लगी जो बिल्कुल अकेला और बेसहारा था। एंड में उसका वो मिशन फेल हो गया और मेरी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। इस दूसरी लाइफ में उसने जानबूझकर मेरी पिछली जिंदगी वाला रोल चुना और मेरी तरह बनकर लियू रुयान का दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन लियू रुयान ने उसे भाव तक नहीं दिया, जिसके बाद उसने सिस्टम नाम की एक अजीब चीज का फायदा उठाकर लियू रुयान और उसके पूरे परिवार को हिप्नोटाइज कर दिया। ये तरीका पूरी तरह से एक चीटिंग जैसा था, पर इसकी एक भारी कीमत थी कि अगर वो इस बार भी फेल हुआ तो उसकी उम्र बहुत तेजी से खत्म होने लगेगी। शादी के मंडप पर जीबो डी ने आखिरी बार अपनी हिप्नोटिज्म की पावर यूज करने की कोशिश की थी, पर इन पिछले 4 सालों में खुद को टॉर्चर कर करके लियू रुयान के दिमाग ने उस हिप्नोटिज्म के खिलाफ एक इम्यूनिटी बना ली थी। स्टेज पर आकर लियू रुयान ने सबके सामने मेरे लिए जो प्यार जताया, वही उसके मुंह पर सबसे करारा तमाचा था। 2 जन्मों तक इतनी चालें चलने के बाद भी जीबो डी के हाथ सिर्फ खाली राख लगी और अब उसकी जिंदगी के आखिरी पल चल रहे थे। तभी अचानक लियू रुयान पुलिस और अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच गई। उसे देखकर जीबो डी पूरी तरह पागल हो गया और उसने एक तेज चाकू मेरी गर्दन पर टिका दिया। रुयान, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं इसे छोड़ दूंगा। जल्दी बोलो। पर लियू रुयान ने सिर्फ मेरी तरफ देखकर हल्का सा सिर हिलाया और बेहद ठंडे लहजे में कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जीव चैन से प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। ये सुनते ही जीबोडा अंदर से पूरी तरह टूट गया। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया और अपनी कोहनी से उसकी छाती पर जोरदार वार करके उसे नीचे गिरा दिया और फुर्ती से उससे दूर भाग गया। बस कुछ ही सेकंड में लियू रुयान के बॉडीगार्ड्स ने उसे दबोच लिया। लियू रुयान ने आकर मुझे गले लगा लिया। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और उसकी आंखें जीबो डे को जिंदा चबा जाने जैसी लग रही थीं। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसकी गोद में अपना सिर छुपाकर दबी आवाज में कहा, रुयान, मुझे लगता है मैंने तुमसे आज तक एक बहुत जरूरी बात नहीं कही। उसने पूछा, क्या बात बाबू? मैंने कहा, आई लव यू। 3 महीने बाद मैंने लियू रुयान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने शादी की तैयारियां इतने परफेक्ट तरीके से की थीं कि मुझे याद आया, मैं पहले बेवकूफों की तरह सोच रहा था कि ये सब वो जीबो डीए के लिए कर रही है। बाद में लियू रुयान ने मुझे बताया कि अगर उस दिन मैं शादी रुकवाने मैरिज हॉल नहीं आता, तब भी वो जीबोडा से शादी कभी नहीं करती। उसकी प्लानिंग ये थी कि वो उसी स्टेज पर सबके सामने मुझे प्रपोज करने वाली थी और वो इस बात के लिए भी तैयार थी कि शायद मैं उसे रिजेक्ट कर दूं। पर उसने मन बना लिया था कि अगर मैंने मना किया तो वो मुझे जिंदगी भर के लिए अपने इसी विला में कैद करके रख लेगी। अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने थोड़ी हिम्मत दिखा दी, वरना शायद हमें अपनी ये असली खुशी कभी नहीं मिलती।